नमस्कार प्रिय साथियों, मैं अनुराग तिवारी आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल कैरियर मेकर पर स्वागत करता हूं। और आज की जो क्लास है 13 मार्च की सुबह सुबह की बात चाय के साथ और करंट अफेयर की बात चाय के साथ, इस सेशन को अपन आगे बढ़ाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं इस सेशन को। और आज का पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में स्वदेश दर्शन और तीर्थ यात्रा कायाकल्प और आध्यात्मिक विरासत संवर्धन योजनाओं, अर्थात इस योजना का पूरा नाम क्या है? प्रसाद। तो प्रसाद के तहत 52 पर्यटन क्षेत्र परियोजनाएं शुरू की गई हैं, जो किसने चालू की है? ठीक है ना। तो इसे चालू किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। प्रसादम जो योजना है, इसे याद रखिएगा, प्रसादम या प्रसाद योजना किसने प्रारंभ की है? नरेंद्र मोदी ने। ठीक है ना। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने इस योजना को प्रारंभ किया है। और इस पे आगे देखते हैं ये, ठीक है ना। लिखा हुआ है नरेंद्र मोदी द्वारा पर्यटन क्षेत्र को प्रोत्साहन देने के लिए स्वदेश दर्शन और प्रसाद योजना के अंतर्गत 1400 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जो है वो स्वीकार की गई है। 52 पर्यटन क्षेत्र की परियोजनाओं को समर्पित है। भारत सरकार ने पर्यटन मंत्रालय के तहत वर्ष 2014-15 में प्रसाद योजना शुरू की थी। और इसका प्रसाद का पूर्ण रूप जो है वो तीर्थ यात्रा कायाकल्प और आध्यात्मिक संवर्धन अभियान है। ठीक है ना, ये आपको याद रखना है। क्लियर। इसके बाद क्या है कि प्रसाद योजना का जो उद्देश्य है वो भारत में धार्मिक पर्यटन के विकास और संवर्धन का मार्ग प्रशस्त करता है। किसका मार्ग प्रशस्त करता है? धार्मिक पर्यटन के विकास और संवर्धन का मार्ग जो है ये प्रशस्त करता है। ठीक है, चल अगला देखते हैं। ये देखिए, ये प्रसाद योजना है। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है शानन जल विद्युत परियोजना। तो पहली चीज तो आपको ये पता हो कि शानन जल विद्युत परियोजना किस नदी पर है। तो शानन जो है वो व्यास नदी की सहायक पर है। किस पे है? व्यास नदी की सहायक पर है। और व्यास नदी जो है वो दो राज्यों में बह रही है। किसमें किसमें? एक तो पंजाब और दूसरा हरियाणा। ठीक है ना। तो ये किस राज्य पे परियोजना होगी? पंजाब और हरियाणा के बीच इसमें विवाद चल रहा है। 90 साल की लीज थी जो खत्म हो गई और अब उस पर फिर से विवाद है। ठीक है ना। ये देखिए, जल विद्युत परियोजना जो है व्यास की सहायक नदी उहल पर है और 1932 में इसे कमीशनड किया गया था। अभी 90 साल कंप्लीट हुए। ठीक है। तो ये मेगावाट क्षमता में भारत की पहली जल विद्युत परियोजना है जिसकी क्षमता जो है वो मेगावाट में थी। इसके पहले की जो परियोजनाएं हैं वो किसमें थी? किलोवाट में थी। ठीक है ना। इसमें केंद्र सरकार ने निर्देश ये दिए हैं कि 99 वर्ष पुरानी लीज समाप्त होने के एक दिन पहले केंद्र सरकार ने 1 मार्च 2024 को इस परियोजना को ज्यों का त्यों रखने के निर्देश दिए हैं कि जब तक इस पर कोई भी अंतिम निर्णय नहीं आ जाता तब तक पंजाब या हरियाणा गवर्नमेंट कोई भी एक तरफा निर्णय इस पर पास नहीं करे। जैसी अभी व्यवस्था चल रही है ठीक उसी प्रकार उसे चलने दें। ये धारा 67 और 96 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए निर्देश दिया है कि हिमाचल प्रदेश सरकार और पंजाब सरकार 2 मार्च 2024 को लीज की अवधि समाप्त होने के बाद अंतिम निर्णय होने तक इस परियोजना के कामकाज में यथाशक्ति बनाए रखेंगे। मतलब जो जैसा चल रहा है उसे वैसा ही चलते रहने देंगे। ठीक है। चलिए, ये देखिए, ये शानन हाइडल प्रोजेक्ट डिस्प्यूट है जो कोर्ट में लंबित है, सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। राज्यों के फैसले जो है वैसे भी हाई कोर्ट में नहीं होते, कहाँ होते हैं? सुप्रीम कोर्ट में होते। तो सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। हिमाचल प्रदेश और पंजाब दो राज्य इससे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इसी के साथ आपको ये याद रखना है कि ये व्यास की सहायक नदी पर चल रहा है। किस पे चल रहा है? व्यास की सहायक नदी पर चल रहा है। ठीक है ना। कब से है ये? 1932 से। चल अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में खबरों में रहा पोषण सप्ताह किस मंत्रालय द्वारा आयोजित किया जाता है? तो पोषण सप्ताह जो है वो किसके द्वारा आयोजित किया जाता है? महिला बाल विकास। उसमें है ही महिलाओं का और बच्चों का विकास जिस मंत्रालय के तहत निश्चित किया जाएगा या सुनिश्चित किया जाता हो वो कौन सा विभाग कहलाएगा? महिला बाल विकास मंत्रालय कहलाएगा। और महिला बाल विकास मंत्रालय के तहत ही अभी पोषण सप्ताह जो है वो पोषण पखवाड़ा मनाया गया है। इसे देखते हैं। महिला बाल विकास मंत्रालय 9 मार्च से 23 मार्च, ठीक है ना, 9 मार्च से 23 मार्च तक देश भर में
पोषण पखवाड़ा आयोजित। पखवाड़े का मतलब होता है फोर्टनाइट, FORTNIGST, फोर्टनाइट, और इसका अर्थ होता है 15 दिवस। ठीक है ना, क्या हो गया, 15 दिवस। ठीक है ना, तो ये 15 दिवस तक ये पूरा चलेगा। 15 दिवसीय उत्सव का उद्देश्य जो है वो पोषण, आहार प्रथा और महिलाओं के स्वास्थ्य के बारे में आपको जागरूक करना है। ठीक है ना, इस पोषण पखवाड़ा 2024 का जो फोकस क्षेत्र था उसमें था पोषण भी और पढ़ाई भी, PB, पोषण भी पढ़ाई भी। ठीक है ना, इस तरह के बहुत सारे महत्व के जो लक्षण रहे हैं वो पोषण पखवाड़ा के तहत निर्धारित किए गए थे। 9 मार्च से 23 मार्च 2024 तक बनेगा पोषण पखवाड़ा, विभिन्न गतिविधियों का होगा आयोजन। ये न्यूज कटिंग की रिपोर्ट है। अगला था, किस देश को खसरा और रुबेला बीमारियों से निपटने में, याद रखिएगा, ठीक है ना, मीजल्स और रुबेला, ये दो बीमारियों से निपटने में अनुकरणीय प्रयासों के लिए प्रतिष्ठित खसरा और रुबेला चैंपियन वैश्विक पुरस्कार मिला। इसका इंग्लिश में अगर देखते हैं, एफर्ट्स इन कॉम्बैटिंग मीजल्स एंड रुबेला डिसीज। ठीक है ना, तो मीजल्स और रुबेला डिसीज के लिए किस देश को ये पुरस्कार मिला है, तो इस देश को रिप्रेजेंट किया है यूएन में किसने, हमारी अमेरिकी जो राजदूत है उनका नाम था श्रीप्रिया रंगनाथन। क्या नाम है, श्रीप्रिया रंगनाथन। यूएस में या यूनिसेफ में हमारी जो राजदूत है उनका नाम है श्रीप्रिया रंगनाथन, और श्रीप्रिया रंगनाथन को यह अवार्ड जो है वैश्विक पुरस्कार, ग्लोबल पुरस्कार जो है ये प्रदान किया गया है। ठीक है, चलिए देखते हैं इसको। भारत को 6 मार्च 2024 को प्रतिष्ठित खसरा और ग्लोबल चैंपियन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। वॉशिंगटन डीसी अमेरिका में स्थित अमेरिकी रेड क्रॉस मुख्यालय में द मीजल्स एंड रुबेला पार्टनरशिप की ओर से भारत को सम्मानित किया गया है, और यह पुरस्कार अमेरिकी रेड क्रॉस मुख्यालय में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की तरफ से भारत की राजदूत श्रीप्रिया रंगनाथन ने प्राप्त किया है। ठीक है ना, ये कभी क्वेश्चन पूछ सकता है कि किसने प्राप्त किया, या भारत की राजदूत यूएस में कौन है, तो भारत की राजदूत कौन है, श्रीप्रिया रंगनाथन है। ठीक है ना, ये देखें, ये इनकी फोटो है, आप देख लें, ये जो फोटो बीच में बनी हुई है ये किसकी है, जो भारत की राजदूत है श्रीप्रिया रंगनाथन की है, और ये रेड क्रॉस सोसाइटी की दोनों महिलाएं हैं जिन्होंने इसको दिया, और भारत को प्रतिष्ठित खसरा और रुबेला चैंपियनशिप का ग्लोबल अवार्ड जो है वो मिला हुआ है। ठीक है, चले अगला आता है इसमें, हाल ही में बिचोम को किस राज्य का 27वां जिला घोषित किया गया है। इसके पहले नॉर्थ ईस्ट के एक स्टेट में अर्थात अरुणाचल प्रदेश में, इसमें अरुणाचल प्रदेश में कितने जिले थे, 26 थे, अभी 27वां +1 हुआ है बिचोम, और बिचोम जुड़ने के बाद वो क्या क्या हो गया है, बिचोम जुड़ने के बाद कितने जिले हो गए हैं, 27 हो गए हैं इसमें। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसे याद रखेंगे। देखिए इस पे आगे, पहले इसे क्या कहा जाता था, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी कहा जाता था। क्या कहा जाता था, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी कहा जाता था। उसके बाद 21 जनवरी 1972 को इसका गठन हुआ। 20 फरवरी 1987 में वापस इसको कहा गया। यह पहले 21 जनवरी 1972 को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में था, राज्य के रूप में यह आया 20 फरवरी 1983 को। इसकी राजधानी जो है वो ईटानगर है। इसमें अब बिचोम को मिला के 27 जिले हो गए हैं। इसे अरुणाचल प्रदेश सरकार द्वारा चलाया जा रहा है। इसके जो राज्यपाल हैं वो हैं कैवल्य त्रिविक्रम परनाइक। ठीक है ना, और यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं उनका नाम है पेमा खांडू, जो बीजेपी गवर्नमेंट से है। यहाँ की विधायिका जो है वो एक सदनी है, अर्थात इसमें केवल विधान सभा होगी। क्या होगी, विधान सभा होगी। ठीक है ना, और अरुणाचल प्रदेश की विधानसभा में कुल सीटें कितनी है, 60 सीटें हैं। अरुणाचल प्रदेश की विधानसभा में कुल कितनी सीटें हैं, 60 सीटें हैं। और भारत की संसद की अगर बात की जाए तो राज्यसभा की 1 सीट है और लोकसभा की 2 सीटें हैं। ठीक है ना, तो लोकसभा की 2 सीटें हैं, और यहाँ पे जो उच्च न्यायालय है वो गुवाहाटी उच्च न्यायालय है, ईटानगर इसकी खंडपीठ है। ठीक है, चल ये देखें, ये जो पूरा नक्शा आपको ज़्यादा डार्क ग्रीन में दिख रहा है, मैं थोड़ा सा इसको अलग कलर से कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आए।
ये जो राज्य आपको दिख रहा है इस गुलाबी बैकग्राउंड के अंदर, ये क्या है आपका? अरुणाचल प्रदेश है। क्या है? अरुणाचल अरुणाचल प्रदेश है। ठीक है, तो इस अरुणाचल प्रदेश का गठन कब हुआ? 1987 में। और उसके बाद ये जो है राज्य अस्तित्व में आया। ठीक है, चीन से, भूटान से और म्यांमार से। इसके इधर साइड आप देख लीजिए, ये भूटान लिखा हुआ है, ये चीन है ही, और इधर साइड ये म्यांमार। म्यांमार जो है वो भी इससे टच होता है। तो 3 अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से इसकी सीमाएं मिलती हैं, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में कृषि एकीकृत कमान और नियंत्रण केंद्र का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? तो कृषि एकीकृत कमान और नियंत्रण केंद्र का जो उद्घाटन है वो प्यारे बच्चों किया गया है नई दिल्ली में। कहाँ किया गया है? नई दिल्ली में किया गया है। ठीक है, केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण जनजातीय कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा, ये देखिए ये हैं अर्जुन मुंडा जी, इन्होंने इसका उद्घाटन किया है। नई दिल्ली के कृषि भवन में कृषि एकीकृत कमान और नियंत्रण केंद्र का उद्घाटन किया है। इसका जो बेसिक काम है वो है कि इसका उद्देश्य देश के किसानों को डिजिटल प्रौद्योगिकी का उपयोग करके सूचना, सेवाओं और सुविधाओं से लैस करके सशक्त बनाना है। 3 चीजें उन्हें देनी है। क्या क्या? एक तो सूचना देनी है, दूसरी उनको तुरंत सेवाएं देनी है, और उससे संबंधित सुविधाएं देनी है। तो सेवा, सुविधा और सूचना, ये तीनों चीजें जो हैं वो आपको इसके तहत मिलेंगी। और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय का एक नवाचार है, अभी एक नया काम है जो किसान एवं कल्याण मंत्रालय ने इसको किया है। ठीक है, इसके जो उद्देश्य हैं, इस पहल के उद्देश्य जो हैं, वो पहला है कि किसानों को सशक्त बनाना है। क्या करना है इसमें? किसानों को सशक्त बनाना है। ठीक है ना, जिसका प्राथमिक लक्ष्य है कि देश भर के किसानों को आत्मनिर्भरता को बढ़ाना है। देश भर के किसानों की आत्मनिर्भरता को क्या करना है? बढ़ाना है। दूसरा क्या करना है कि सूचना पहुंचाना है। किसानों को अपने खेतों के संबंध में वास्तविक समय के डेटा पहुंच प्राप्त हो, जिससे वो सूचित हो कि आप पानी बरसेगा या नहीं बरसेगा, या किस जगह पर किस प्रकार की मृदा है, उस मृदा के परीक्षण से संबंधित जो सूचनाएं हैं वे जल्दी से जल्दी पहुंचे किसानों तक, ताकि वे उस पर आगामी कार्यवाही कर सकें। अगला है कृषि चुनौतियों का समाधान। इस पहल के उद्देश्य कृषि क्षेत्र के भीतर वास्तविक चुनौतियों की पहचान करके उनसे निपटना है। ठीक है ना, उसके बाद है उन्नत क्षमता। डेटा विश्लेषण करना है, डेटा एनालाइज करना है, और समस्या समाधान के माध्यम से किसानों की क्षमता का विस्तार करना है। पांचवा जो है वो सरकारी योजनाओं का लाभ है। किसानों को उनके कल्याण के उद्देश्य से सरकारी योजनाओं तक बेहतर पहुंच और उपयोग प्राप्त हो, ये भी इस योजना का प्रमुख उद्देश्य रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि प्रत्येक वर्ष किस दिन को CISF स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो CISF की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 10 मार्च 1969 को, और ये एक 1968 में एक कानून पास हुआ था, सशक्त अधिनियम। उस कानून 1968 में पास कानून के अंतर बाद 10 मार्च 1969 को CISF जो है वो अस्तित्व में आया था। ठीक है, ये देखिए गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा ये हुआ था। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल अधिनियम 1968, और लॉ इन्फोर्समेंट हुआ था इसका 10 मार्च 1969 को। ठीक है ना, इसका मुख्यालय जो है वो नई दिल्ली में है, अमित शाह इसके मंत्री हैं, और इसके कार्यपालक जो है वर्तमान में श्री शीलवर्धन सिंह जी हैं। ठीक है ना, इसको क्या कहा जाता है? CISF कहा जाता है, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। ठीक है ना, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल। ये देखिए ये CISF का है, लोगो लिखा हुआ सत्यमेव जयते, ये, और इसमें लिखा हुआ प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी, संरक्षण और सुरक्षा इसका ध्येय वाक्य है। चलिए अगला है रिशा किस राज्य का एक आदिवासी पोशाक है जिसे हाल ही में GI टैग प्रदान किया गया है? आपने देखा होगा कि त्रिपुरा में महिलाएं सिर पर एक स्कार्फ बांधती हैं, उसके बाद एक कपड़ा पहनती हैं, और उसके बाद एक कमर में एक कपड़ा पहनती हैं। तो जो ऊपर बांधा जाता है उसे कहा जाता है रिसा। ठीक है ना, उसके बाद जो इस पोर्शन पे पूरे में पहना जाता है, अर्थात वक्ष गुहा और उदर गुहा को मिला के जो कपड़ा पहना जाता है उसे कहा जाता है रिनी। ठीक है ना, और उसके बाद जो नीचे घाघरा टाइप का पहना जाता है उसे कहा जाता है रिकटू।
रिकीटू, रिकुटू, रिकुटू या रिकिटू, RIKUU, रिकुटू। ठीक है ना, तो ये तीन चीजें हैं। तो ऋषा जो है वो त्रिपुरा, और यही चीज आप रखेंगे कि जो मेल होते हैं, मेल इस ऋषा को क्या करते हैं, वो किसके तौर पे यूज करते हैं, एक गमछे के तौर पे, एक तौलिया की तरह यूज करते हैं। ठीक है ना, एक तौलिया की तरह यूज करते हैं। तो ये कहाँ का है, त्रिपुरा का है। ठीक है, चल देख लेते हैं इसको। ये देखिए, ये आपको ऊपर दिख रहा है ये कपड़ा ऐसा। ऋषा का उपयोग सिर की पगड़ी, दुपट्टा और महिलाओं के ऊपरी वस्त्र के रूप में किया जाता है, और इसे किसी व्यक्ति को सम्मानित करने के लिए भी भेंट किया जाता है। ये पहले 12 से 14 साल की उम्र में ऋषा सेरेमनी नामक एक कार्यक्रम जो होता था उसमें इनको दिया जाता था, लेकिन बाद में ये नॉर्मल हो गया। ऋषा एक पारंपरिक त्रिपुरी महिला पोशाक के 3 भागों में से एक है। अन्य 2 है रीनी और रिकुटू। तो रीनी और रिकुटू के बारे में आपको बता चुका हूँ। ठीक है, नेक्स्ट है कि हाल ही में भारतीय युगल सात्विक साईराज, रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने 10 मार्च 24 को अपना दूसरा फ्रेंच ओपन पुरुष युगल बैडमिंटन खिताब जीता है। तो ये कहाँ हुआ, तो हमेशा याद रखिएगा कि जो फ्रेंच ओपन है वो फ्रांस में ही होगा, और फ्रांस की राजधानी पेरिस में ही होगा। ठीक है ना, लंदन मतलब यूके, यूनाइटेड किंगडम। बर्लिन कहाँ की राजधानी है, जर्मनी की। टोक्यो कहाँ की राजधानी है, जापान की। पेरिस कहाँ की राजधानी है, फ्रांस की। तो फ्रेंच ओपन कहाँ होगा, पेरिस में होगा। ठीक है ना, ये बिल्कुल कॉमन सेंस का क्वेश्चन है। आपसे ना भी याद हो तो आपको इतना पता होना चाहिए कि क्या हो रहा है, ये फ्रेंच ओपन हो रहा है, और फ्रेंच ओपन कहाँ होगा, फ्रांस में। भाई अगर कोई पूछता है कि यूएस ओपन कहाँ हो रहा है, तो यूएस का मतलब ही अमेरिका में ना। तो अगर यूएस ओपन हो रहा है मतलब अमेरिका के किसी शहर में। आपको शहर नहीं पता, कम से कम आप ये तो बता सकते हैं ना कि ये अमेरिका के शहर हैं। एग्जैक्ट ना पता हो तो एक ऑप्शन में रहेगा अमेरिका का एक शहर। ठीक है ना, दिल्ली, मुंबई, भोपाल और वाशिंगटन डीसी दिया है, यूएस ओपन पूछ रहा है, तो आप क्या करेंगे, वाशिंगटन डीसी पे लगाएंगे। सेम वैसा ही है। ठीक है, तो फ्रेंच ओपन कहाँ होगा, पेरिस में होगा। चले, ये देखिए, ये इन दोनों की फोटो है। ठीक है ना, ये सात्विक साईराज रंकी रेड्डी है और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने 10 मार्च को फ्रेंच ओपन 2024 के फाइनल में चीनी ताइपेई के लीजे हुई और यांगपो हान की जोड़ी को 2024 का अपना पहला खिताब इनको हरा के जीता है इन्होंने। ठीक है, अगला है कि हाल ही में किस राज्य में स्टेनलेस स्टील उद्योग के लिए दुनिया के पहले ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट का उद्घाटन किया गया है। सबसे पहली चीज, आप दो चीजें इसमें समझिए। एक तो ये बन रहा है क्या, ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट। तो ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट बन रहा है हरियाणा में, और इसको कौन बना रहा है, जिंदल ग्रुप बना रहा है। जिंदल स्टेनलेस स्टील बुला रहा है। कौन बना रहा है, जिंदल स्टेनलेस स्टील ग्रुप बना रहा है इसे। ठीक है ना, ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट का उद्घाटन कौन कर रहा है, जिंदल स्टेनलेस स्टील कर रहा है। ठीक है ना, इस परियोजना का दुनिया का पहला ऑफ ग्रिड ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट और रूफ टॉप फ्लोटिंग सोलर के साथ दुनिया का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट है। ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट का मतलब आप समझिए कि इस पे क्या हो रहा है, ये देखिए, इसमें पवन चक्कियां लगी हुई हैं। ठीक है ना, इसमें ये पूरा सोलर पैनल लगे हुए हैं, और इनकी मदद से क्या किया जा रहा है, बिजली का उत्पादन किया जा रहा है। बिजली का उत्पादन किया जा रहा है, और उस बिजली के उत्पादन से इस प्लांट को चलाया जाएगा। अर्थात हम एटॉमिक एनर्जी या हाइड्रोजन एनर्जी, जो जल की ऊर्जा है उसका उपयोग भी नहीं कर रहे हैं, हम वायु से ही या सोलर लाइट से ही उस पूरे प्लांट को चला रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा इनोवेशन है जिस पे भारत सरकार ने काम किया है, और जिंदल ग्रुप जो है, ये लिखा हुआ है जिंदल स्टेनलेस, जिंदल स्टेनलेस जो है इस चीज पे वर्क कर रही है। केंद्रीय इस्पात मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने स्टेनलेस स्टील सेक्टर में भारत के पहले हरित हाइड्रोजन संयंत्र का उद्घाटन किया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि किसे राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का सदस्य नियुक्त किया गया है। तो सदस्य नियुक्त किया गया है किसको, आशा लकड़ा जी को। किसको नियुक्त किया गया है, आशा लकड़ा जी को नियुक्त किया गया है। ठीक है ना, और इसका गठन कब हुआ था, तो इसका गठन हुआ था 89वें संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा एक संवैधानिक निकाय के रूप में हुआ था। ये लिखा है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट, NCSC। ठीक है, ये इसका पूरा लोगो है, और 89वें संशोधन द्वारा समाप्त कर दिया गया और दो स्वतंत्र आयोगों द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया गया है। पहला है अनुसूचित जाति आयोग और दूसरा है अनुसूचित जनजाति आयोग, NCST। ठीक है ना, NCST का जो गठन है वो 19 फरवरी 2004 को हुआ, और इसका मुख्यालय जो है वो कहाँ पे है, नई दिल्ली में। अगला है, हाल ही में किस देश में 2 दिवसीय नजरूल उत्सव। आपको ये पता होना चाहिए कि काजी नजरूल इस्लाम
बांग्लादेश के राष्ट्रीय कवि भी हैं। इसके अलावा ये प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं। इनकी एक पुस्तक है जिसका नाम है अग्निवीणा। क्या नाम है? अग्निवीणा। तो काजी नजरुल इस्लाम की लिखी हुई एक ये किताब है अग्निवीणा, जो बड़ी फेमस रही है। तो नजरुल उत्सव जो है वो कहाँ मनाया गया है? बांग्लादेश में मनाया गया है। ठीक है ना। और ये कब से कब तक? सांस्कृतिक केंद्र 8 से 9 मार्च को ढाका में नजरुल महोत्सव का आयोजन किया गया है। ठीक है। ये देखिए नजरुल उत्सव, ये जो है ये कोलकाता में मनाया गया था। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने वर्ष 1930 में अहमदाबाद स्थित साबरमती आश्रम से नमक सत्याग्रह के लिए दांडी यात्रा शुरू की। और ये दांडी यात्रा उन्होंने कब से चालू की थी? ठीक है ना। तो ये कब से चालू की थी बताएं? ये चालू हुई थी 12 मार्च से। कब से चालू हुई थी? 12 मार्च से चालू हुई थी। और ये सविनय अवज्ञा आंदोलन का एक पार्ट था। किसका था? सविनय अवज्ञा आंदोलन का एक पार्ट था। इन्होंने कहा कि हम आपका बनाया हुआ नमक भी नहीं खाएंगे, हम नमक जाके स्वयं बनाएंगे और उस आंदोलन को तोड़ेंगे कि हम आपकी चीज़ें यूज़ कर रहे हैं। ठीक है ना। तो ये एक अहिंसक ऑपरेशन था। दांडी यात्रा या नमक सत्याग्रह 24 दिवसीय मार्च 12 से ये चालू हुआ और 6 अप्रैल 1930 तक ब्रिटिश एकाधिकार के खिलाफ इसे चला। तिथि जो है 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक साबरमती से गुजरात से ये प्रारंभ हुआ था। ये देखिए ये गांधी जी हैं जो बीच में चल रहे हैं। ठीक है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 12 मार्च को किस देश के राष्ट्रीय दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुई? ठीक है ना। तो किस देश के तौर पे शामिल हुई हैं 12 मार्च को? मॉरिशस के। ठीक है ना। मॉरिशस, मॉरिशस की राजधानी क्या है? पोर्ट लुई। वहां पे गई थी। ये देखिए मॉरिशस है ये मॉरिशस का झंडा है और ये मॉरिशस का चिन्ह है। ठीक है ना। ये पोर्ट लुई है, राजभाषा इसकी अंग्रेजी है। निवासी यहाँ के मॉरिशियाई कहलाते हैं। ये स्वतंत्र हुआ था यूनाइटेड किंगडम से 12 मार्च 1968 को और रिपब्लिकन स्टेट बना। रिपब्लिक रिपब्लिक स्टेट बना 12 मार्च 1992 को। ठीक है ना। लगभग 68 4 72 20 92। ठीक है ना। लगभग 24 साल बाद ये रिपब्लिक हुआ। ये देखिए ये इसकी स्थिति है मॉरिशस की। ठीक है ना। ये उसकी राजधानी है पोर्ट लुइस। लास्ट क्वेश्चन है आज का कि केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने किस शहर में भारत का सबसे तेज मल्टी प्रोटोकॉल लेबल स्विचिंग राउटर MPLS जो है वो लॉन्च किया है? तो MPLS कहाँ लॉन्च होगा? बेंगलुरु में लॉन्च होगा। ठीक है। तो मल्टी प्रोटोकॉल लेवल स्विचिंग जो है एक नेटवर्क कनेक्शन को तेज करने की तकनीक है। अभी तक क्या होता था कि जो राउटर होते थे उस राउटर में डेटा पैकेट्स अलग भेजे जाते थे, उनका पाथ अलग से भेजा जाता था। तो उनको अपने गंतव्य तक पहुंचने में क्या होता था? दिक्कत होती थी, मल्टी लेवल स्विचिंग नहीं थी। ठीक है। अभी क्या हो रहा है कि इन्होंने इस प्रोसेस को डेवलप किया, मल्टी प्रोटोकॉल लेवल स्विचिंग है। ठीक है ना। कि जिसको जिस दिशा में जाना है तो पाथ और पैकेट एक साथ जाएंगे। तो पाथ और पैकेट एक साथ जाने से क्या होगा फायदा? कि वो जल्दी से पहुंच जाएंगे। ठीक है। जैसे आपको यहां से दिल्ली जाना है लेकिन रास्ता आपको हर 50 किलोमीटर पे बताया जाए। ठीक है। मान लीजिए आप दिल्ली से 500 किलोमीटर या 700 किलोमीटर दूर पे हैं और आपको हर 50 किलोमीटर पे कोई रास्ता आके बताए, तो एक तो आपका टाइम वेस्ट होगा। ठीक है ना। आपको उस आदमी की इंतजार करना है, या आप लेट पहुंच रहे हैं, जल्दी पहुंच रहे हैं, कैसे पहुंच रहे हैं, वहाँ के साधन आपको कैसे मिल रहे हैं, वो भी एक प्रॉब्लम रहेगी। यदि आपको कोई एक साथ बता दे कि ये गाड़ी है, इस गाड़ी से आपको दिल्ली पहुंचना है ना, और वो एक साथ वो पैसे भी दे दे जिसके माध्यम से आप दिल्ली पहुंच पाएंगे। ठीक है ना। ये नहीं कि कोई हर 50 किलोमीटर पे आके आपको 100 रुपए दे रहा है कि भैया अगला 50 किलोमीटर इस फलानी रोड से चले जाना, ये बस आएगी इस पे चढ़ के चले जाना। तो उस पर क्या है, आपका समय भी वेस्ट हो रहा है, आपको ज़्यादा सीखने को नहीं मिल रहा। ठीक है ना। और तीसरी चीज़, सबसे बड़ी चीज़ जो है वो टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट हो रहा है। तो अभी एक नई चीज़ आई है मल्टी प्रोटोकॉल लेवल स्विचिंग जो है, उसमें सार्वजनिक इंटरनेट पैकेटों को एक राउटर से दूसरे राउटर पर, जब तक कि पैकेट अपने गंतव्य पर नहीं पहुंच जाते थे, ठीक है ना, यह तय करने में कम समय खर्च करते हैं और हर पैकेट एक बार एक ही रास्ता अपनाते हैं। तो ये एक बड़ी अच्छी चीज़ आई है जो भारत सरकार ने अभी हाल ही में अश्विनी वैष्णव जी ने भारत सरकार को ने सौंपी है लोगों को। ठीक है। तो आज का सेशन यहीं तक है। यदि आपको मेरा पढ़ाना पसंद आता है तो आप हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें और
सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।